नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। एडिनो एसोसिएटेड वायरस 2 यानी AAV2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला कथन देखते हैं, यह वायरसों का एक समूह है जिसे डेपेंडो पार्वोवायरस कहा जाता है, जो मनुष्यों और कुछ प्राइमेट्स को संक्रमित करता है। दूसरा, AAV2 को एक ही समय में मेजबान को संक्रमित करने के लिए एक और वायरस की आवश्यकता होती है। तो प्रमुख रूप से अगर हम ध्यान रखें, जब हम AAV वायरस की बात करते हैं तो ये एक तरह से डेपेंडो पार्वो जो वायरस होता है उसके समूह का एक तरह से हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर हम डेपेंडो वायरस की एक तरह से बात करते हैं तो इस वायरस के संदर्भ में माना जाता है कि ये स्वतंत्र रूप में अपने आप को अपनी एक प्रतिकृति या अपने आप को रेप्लिकेट करके किसी भी टिश्यू में या ऊतक में जुड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में ये कहा जाता है कि अगर डेपेंडो वायरस कहीं पर प्रभाव डालना चाहता है या कहीं पर वो किसी भी तरह की बीमारी फैलाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि एक सहायक वायरस वहाँ पर जरूर हो। यहाँ पर एक तरह से जो जानकारी सामने आ रही है कि हेपेटाइटिस के कुछ ऐसे रेयर मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर डेपेंडो वायरस बच्चों में था तो हेपेटाइटिस की स्थिति एक तरह से वहाँ पर बनी। तो आप ध्यान रखें कि जब हम हेल्पर वायरस की बात करते हैं डेपेंडो वायरस में, तो बहुत सारे अलग अलग वायरस हैं जो डेपेंडो वायरस को एक तरह से सहायता देते हैं, जिसमें एडोनोवायरस, हर्पीस वायरस और पैपिलोमा वायरस माना जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो जो डेपेंडो वायरस है वो एडेनो वायरस के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। इसीलिए इसको जब हम डेपेंडो वायरस का नाम देते हैं तो एडेनो एसोसिएटेड वायरस कहते हैं, यानी AAV। मनुष्य के साथ अगर हम देखें तो अन्य जो कशेरुकी जीव हैं, यानी जिनमें एक तरह से वर्टिब्रेट पाई जाती है, जैसे अगर हम प्राइमेट्स की बात करें तो उनमें AAV के मामले देखे गए हैं। 90% से अधिक जो वयस्कों में AAV के मामले हैं उनमें एक तरह से एंटीबॉडी की स्थिति है। तो ये दिखाता है कि ये जो वायरस है बहुत व्यापक रूप में मनुष्य में प्रभाव डालता है, लेकिन ये बहुत घातक नहीं है। लेकिन ये एक तरह से सहायक स्थिति में माना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें, एडोनो वायरस को आमतौर पर स्वस्थ बच्चों में हेपेटाइटिस का कारण नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब एडोनो वायरस की बात होती है तो ये एक तरह से सामान्य सहायक वायरस के रूप में कहीं ना कहीं काम करता है अगर हम हेपेटाइटिस वायरस की बात करें। तो ये स्थिति एक तरह से हेपेटाइटिस के जो रेयर प्रकार हैं उनमें एक तरह से जांच में पाया गया है। इस चर्चा के आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन सत्य है, क्योंकि डेपेंडो पारो वायरस की अगर हम बात करें तो मनुष्य और प्राइमेट्स दोनों को यह संक्रमित करता है। दूसरा, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि संक्रमित करने के लिए जब हम एडेनो एसोसिएटेड वायरस की बात करते हैं तो अन्य वायरस की इसको हेल्पर के रूप में आवश्यकता रहती है, जिसमें हमने हर्पीस साथ साथ हेपेटाइटिस की बात करी। तो यहाँ दूसरा कथन भी सत्य है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, इसीलिए उत्तर हमारा है सी, दोनों कथन सत्य हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। देखिए, 2 तरह के उपाय माने जाते हैं जब हम मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की बात करते हैं। एक तो मात्रात्मक है, दूसरा अगर हम देखें प्रमुख रूप से तो ये उपाय एक तरह से गुणात्मक माना जाता है। देखिए, मात्रात्मक का मतलब ये है कि सीधे मात्रा पर प्रभाव डालना। जैसे अगर हम नगद आरक्षित अनुपात की बात करते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो, तो CRR का मतलब होता है कि बैंक के पास जो भी जमा है उसका 1% जो CRR की वैल्यू होती है वो किसी भी बैंक को RBI के पास जमा करना होता है। तो अगर CRR ज़्यादा बढ़ेगा तो बैंकों को ज़्यादा पैसा RBI के पास जमा करना पड़ेगा, यानी बाजार में एक तरह से लोन देने की बात करें या बाजार में मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी। तो ये एक उपाय अपनाया जा सकता है अगर हम मुद्रा को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये मात्रा पर प्रभाव डालेगा, तो इसीलिए मात्रात्मक उपाय है। खुले बाजार परिचालन की बात करें, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें लेन देन किया जाता है। तो RBI के द्वारा अगर मान लीजिए सरकारी प्रतिभूति को एक तरह से बेचा जाता है, तो मान लीजिए कोई बैंक है उसके द्वारा सरकारी प्रतिभूति खरीदी गई, तो अगर वो सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा, मान लीजिए 100 करोड़ की है, तो 100 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति बैंक लेगा और ये 100 करोड़ किसको मिल जाएगा, RBI को। तो बाजार से एक तरह से जो मुद्रा है उसकी आपूर्ति क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि 100 करोड़ जो सरकारी प्रतिभूति है उसके खरीदने के कारण बैंक से कहाँ चला गया, RBI के पास। तो खुले बाजार के परिचालन में आप देखें इससे भी मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, ये मात्रात्मक उपाय है। लेकिन अगर हम सीमांत मार्जिन आवश्यकताओं की बात करें,
जैसे जो भी कंपनी सामान बाजार में बेच रही है उसके द्वारा एक तरह से जो मार्जिन लिया जा रहा है वो मान लीजिए एक तरह से बढ़ा दिया जाए। तो अगर वो ज़्यादा लाभ के लिए एक तरह से मूल्य बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि बाजार में उस वस्तु की मांग घटे। मांग घटने का मतलब मुद्रा की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ये एक उपाय हो सकता है। लेकिन ये मात्रात्मक नहीं, ये एक तरह से क्या है, ये गुणात्मक उपाय है। साथ साथ अगर हम साख का नियंत्रित वितरण देखें, यानी साख का मतलब क्रेडिट, यानी किस क्षेत्र में कितना ऋण देना है, जैसे मान लीजिए वाहन के क्षेत्र में कितना ऋण देना है, आवास में कितना देना है, या पर्सनल लोन कितना बांटना है, इसके संदर्भ में आरबीआई कुछ नियंत्रण कर सकती है। तो ये भी क्या है, एक तरह का गुणात्मक उपाय है। ध्यान रखें, जब हम मात्रात्मक उपकरण की बात करते हैं तो इसमें सीआरआर है, साथ साथ हम बात कर रहे हैं खुले बाजार की नीति, इसी के साथ साथ इसमें बैंक रेट की बात करते हैं, रेपो रेट की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, एसडीएफ की हम बात कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ। ये सभी एक तरह से क्या है, ये मात्रात्मक उपकरण है। तो केवल 3 और 4 मात्रात्मक उपकरण है, इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 3 और 4। यहाँ पर प्रश्न का आधार यह है कि अप्रैल में जो मौद्रिक नीति आएगी वहां पर रेपो रेट को लेकर क्या परिवर्तन होगा, ये बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। तो संभावना एक तरह से मानी जा रही है कि एक वृद्धि हो सकती है, यानी रेपो दर को एक तरह से बढ़ाने का अभी भी जो प्रक्रिया है वो आरबीआई आगे बढ़ा सकती है। यानी रेपो दर के बढ़ने का मतलब अभी भी ये है कि आरबीआई कहीं ना कहीं भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा है, जैसा वैश्विक स्तर पर हो रहा है। तो माना जा रहा है कि 6 सदस्यों की जो मौद्रिक नीति समिति है इसकी बैठक 3 से 6 अप्रैल के बीच में होगी। उसके आधार पर मौद्रिक नीति समिति जो निर्णय लेगी वो एक तरह से मौद्रिक नीति के संदर्भ में जो भी दरों का परिवर्तन है उसके रूप में बताया जाएगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न में आपको जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य आपको दिए गए हैं पहले कॉलम में, उनका मिलान राज्य या संबंधित जो भी संघ राज्य क्षेत्र है उनसे करना है। प्रश्न में दिए गए चारों अगर हम वन्यजीव अभ्यारण्य देखें तो उनकी लोकेशन प्रमुख रूप से देखते हैं। सबसे पहला अगर हम असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो एक तरह से दिल्ली जो राष्ट्रीय एक तरह से राजधानी क्षेत्र उसमें स्थित है, तो ये दिल्ली के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर तो ये आ जाता है कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। आप देखें कोलेरू झील के पास स्थित है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये आप देखें कोच्चि से एक तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो दूरी काफ़ी नहीं है, तो ये एक तरह से केरल के भाग में स्थित है। चौथा अगर हम देखें मेलघाट टाइगर रिजर्व, इसी के साथ साथ आप देखें तो मेलघाट यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो केवल पहला यहाँ पर जो मिलान है वो सही है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली में। चिनार आप देखें यहाँ पर दिया जा रहा है तमिलनाडु, गलत है, केरल में। कोलेरू यहाँ पर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है और मेलघाट मध्य प्रदेश दिया गया है, ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर केवल पहला युग्म सही है और तीनों यहाँ पर आपके गलत हैं, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है केवल एक युग्म सुमेलित है। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि अगर हम असोला भट्टी सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सीड बैंक बनाया गया है और ये सीड बैंक उन कह सकते हैं पेड़ पौधों की प्रजातियों के लिए बनाया गया है जो अरावली में प्रमुख रूप से स्थानिक है, मतलब वहीं पर एक तरह से नेटिव प्रजातियां जो वहीं पर पाई जाती हैं। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, अल्नीनो और लानीना के बीच निम्नलिखित अंतरों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला, एल्निनो घटनाएं मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत के गर्म होने से जुड़ी हैं, जबकि ला नीना की घटना एल्निनो के विपरीत होती है जिसमें इन्हीं क्षेत्रों का निरंतर शीतलन होता है। तो प्रमुख रूप से अगर हम दोनों घटनाओं को देखें तो सामान्य जो भी एक तरह से वर्ष होता है उसमें ये माना जाता है कि जो भी दक्षिण अमेरिका से लगता हुआ क्षेत्र है यहाँ पर अगर हम देखें तो तापमान एक तरह से कम रहता है, यानी यहाँ पर जो भी समुद्री पानी है वो ठंडा रहता है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अगर ठंडा है तो यहाँ पर जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, अधिक। तो यहाँ पर दाब एक तरह से अधिक रहता है और हवाएं हमेशा आप देखें अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती हैं, तो ये एक तरह से हवा का प्रभाव बनता है। और ये भारत में अगर हम देखें मानसून की स्थितियों को एक तरह से सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। अगर इस क्षेत्र में तापमान एक तरह से ठंडा बना रहता है और सामान्य तौर पर अल्नीनो के बाद की जो स्थिति होती है उनमें 3 से 5 वर्ष के अंतर में ऐसा होता है, और ये अगर हम देखें तो ला नीना की स्थिति मानी जाती है, जहां पर प्रमुख रूप से अगर हम एक तरह से बात करते हैं प्रशांत महासागर का जो पूर्वी और मध्य भाग है वहां पर तापमान काफी ठंडा रहता है। तो ला नीना की स्थिति भारत में जो मानसून की स्थिति है उसको सकारात्मक रूप में प्रभावित करती है, क्योंकि हवा का प्रवाह आप देखें हिंद महासागर की तरफ बन रहा है, इससे मानसून को एक तरह से मजबूती मिलती है। लेकिन जब एल्निनो वर्ष होता है तो स्थितियां पलट जाती हैं, और होता यह है कि ये जो यहाँ पर आपका ठंडा जल है यहाँ पर आप देखें गर्म एक तरह से पानी की स्थिति बनती है, और ऐसी स्थिति में आप देखें गर्म का मतलब यहाँ पर दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
क्योंकि पानी गर्म हो गया है। तो एक तरह से जो वायु का प्रवाह है यानी जो समुद्र का पानी है वो एक तरह से पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर चलता है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तट की ओर। इससे भारत में एक तरह से प्रभाव पड़ता है कि मानसून नकारात्मक प्रभावित होता है। एल नीनो वर्ष में आप देखें कारण यही रहता है कि हवाएं जो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तरफ जा रही हैं तो हिंद महासागर में जो मानसून की स्थिति है उस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें हवाएं लगातार बढ़ रही हैं तो ये उसको सकारात्मक प्रभाव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हवाएं कुछ जा रही हैं दक्षिण अमेरिका की तट की तरफ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कहीं ना कहीं मानसून पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें, जो पहली यहाँ पर कंडीशन दी गई है वो सत्य है। दूसरा देखें, एल नीनो की घटना के कारण भारत में औसत से कम बारिश है, ये स्थिति सही है। लेकिन ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। तापमान जब एक तरह से काफ़ी यहाँ पर ठंडा रहता है तो माना जाता है यह मानसून को सकारात्मक प्रभावित करता है। तो ये कहना है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण से ये दूसरा कथन गलत हो जाता है। पहला यहाँ पर आप देखें बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा भाग गलत है। केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, तो उत्तर है हमारा ए, केवल पहला कथन सत्य है। प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां पर वर्तमान में अगर हम देखें तो तापमान थोड़ा एक तरह से ठंडा देखा जा रहा है, जैसा कि वर्तमान स्थितियों में नहीं होता है, उसके विपरीत हो रहा है। उसका बड़ा कारण प्रमुख रूप से ये माना जा रहा है कि अगर हम एक तरह से हिंद महासागर की स्थिति में अरब सागर की स्थिति को देखकर चलते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर अरब सागर की स्थिति की बात करें तो माना जा रहा है कि जो भी एक तरह से प्रमुख रूप से जो भी हवा का प्रवाह होता है वो माना जाता है पश्चिम एशिया से एक तरह से मुंबई की तरफ होता है। तो यहाँ पर काफ़ी एक तरह से उमस भरी और गर्मी रहती है। लेकिन सामान्य स्थितियों से अलग अब ये देखा जा रहा है कि जो एक तरह से अरब सागर का उत्तरी भाग है, या अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं जो हमारा वेस्ट एशिया का क्षेत्र है, वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इस कारण से जो हवाएं हैं वो प्रमुख रूप से आप देखें वो उत्तर की ओर ज़्यादा एक तरह से जा रही हैं, और इस कारण से जो मुंबई की तरफ हवा का प्रवाह है वो एक तरह से नहीं आ पा रहा है, और मुंबई में जो हवाएं आ रही हैं वो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग से पहुंच रही हैं। यानी पश्चिम एशिया से जो हवाएं एक तरह से मुंबई के क्षेत्र में पहुंचती थी वो नहीं पहुंच पा रही हैं, और इस कारण से वर्तमान स्थितियों में जो भी एक तरह से तापमान देखा जा रहा है मुंबई में वो सामान्य स्थिति की तुलना में काफ़ी थोड़ा कम माना जा रहा है, यानी ठंडा और एक तरह से सूखी स्थिति है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्ष में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न की चर्चा करते हैं। आज 2008 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो ध्यान रखें ये जो कविता है ये फैज अहमद फैज के द्वारा लिखी गई थी, तो उत्तर है हमारा बी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं, और आज का तथ्य है क्या पेटेंट योग्य नहीं है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये जो चर्चा है, अगर हम टीबी की एक दवा की बात करें उसके संदर्भ में काफ़ी व्यापक रूप में देखी जा रही है, और ये टीबी की दवा है बेडाक्विलिन। इसके संदर्भ में जो पेटेंट की स्थिति है उसको आगे बढ़ाने से भारतीय संस्थाओं के द्वारा एक तरह से इनकार कर दिया गया है। यानी ये जो टीबी की दवा है इसका सस्ता जो प्रकार है, यानी जिसको हम जेनरिक दवा कहते हैं, वो एक तरह से अब निर्मित की जा सकती है। अगर हम बेडाक्विलिन की बात करें तो वर्तमान में जितनी भी एक तरह से टीबी के प्रकार हैं जो काफ़ी हद तक देखे जाते हैं ड्रग रेजिस्टेंट हैं, बहुत सारी दवाओं का प्रतिरोध उनमें पाया जाता है, उनमें बेडाक्विलिन काफ़ी एक तरह से लाभ देता है। 2015 में टीबी के खिलाफ इलाज के लिए जो प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है भारत में, अगर हम 6 महीने के संदर्भ में देखें तो पूरा जो कोर्स है उसकी जो कॉस्ट है प्रति व्यक्ति लगभग 21,000 आती है। तो ये सभी व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कि अगर पेटेंट आगे नहीं बढ़ता है तो इसका सस्ता प्रकार भारतीय कंपनियां बना पाएंगी, और इस आधार पर जो भी एक तरह से लागत है वो प्रति व्यक्ति प्रति माह आप देखें लगभग 660 रुपये से 1400 रुपये आ जाएगी। तो ये प्रक्रिया एक तरह से अपनाई जा रही है, यानी पेटेंट आगे नहीं दिया जा रहा है। सामान्य तौर पर होता ये है कि कंपनियां, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला डेवलप किया गया है जिसमें हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ये 4 अलग अलग तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। अब आगे चल के ये इसका नया प्रकार ले आते हैं कि इसमें हमने ई और जोड़ दिया है, लेकिन उसके जोड़ने से दवा के असर पर किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं होता है। तो होता ये है कि वो बार बार नए तरह का परिवर्तन देकर पेटेंट बढ़ाते रहते हैं। इसको एक तरह से एवरग्रीनिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और इसी के माध्यम से माना यह जाता है कि बड़े पैमाने पर जो भी एक तरह से बड़ी दवा निर्माता कंपनियां हैं वो पेटेंट से बचने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर इस दवा के संदर्भ में एवरग्रीनिंग की स्थिति को रोका गया है। तो यहाँ पर हम चर्चा ये कर रहे हैं कि अगर हम 1970 का भारत का पेटेंट अधिनियम देखें तो उसका जो दूसरा अध्याय है उसकी धारा 3 में बहुत सारे ऐसे अलग अलग भाग दिए गए हैं जिसमें यह माना जाता है कि ये आविष्कार नहीं है, मतलब नया इन्वेंशन नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे पहला अगर हम देखें
कोई आपने एक तरह से गलत प्रकार की कोई खोज की है जो प्राकृतिक कानूनों के विपरीत एक तरह से दावा माना जाता है। इसी के साथ साथ देखें कि कैसा भी आपने कोई आविष्कार किया है उसके किसी भी तरह के उपयोग से सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत है, मानव, पशु या पौधों के जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण पर गंभीर एक तरह से प्रभाव हो सकता है। अगर ऐसी कोई खोज है, कोई आविष्कार है, तो वो एक तरह से नया आविष्कार नहीं माना जाएगा। जीवित या निर्जीव जो पदार्थ है वो पहले से उपस्थित था और सिद्धांत भी वैज्ञानिक पहले से ही था। आपने केवल उसका जो अमूर्त रूप है, जो सैद्धांतिक था, उसका प्रायोगिक भाग बता दिया, वो नया आविष्कार नहीं माना जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें ये जो डी है, यानी अगर हम तीसरे में डी यहाँ पर प्रोविजन की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से सही माना गया है। 3D में प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ये सही है, इसके संदर्भ में कोई स्थितियां गलत नहीं है। यहाँ पर आप देखें, जब भी आप किसी भी तरह का कोई नया उपकरण या किसी भी तरह के नई मशीन या कोई भी कह सकते हैं नया प्रयास खोजते हैं, तो यहाँ पर यह होना चाहिए कि नए प्रकार का उसका एक प्रभाव मिलना चाहिए, यानी नई तरह की अभिक्रिया, नए तरह का कोई इसमें प्रयास होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है और ये माना जाए कि अलग अलग प्रकार के कुछ आपने डेरिवेटिव, यानी एक पदार्थ बनाया उसी से कुछ आपने दूसरा पदार्थ बना लिया है, तो वो पदार्थ नया नहीं माना जाएगा। इसी के साथ साथ कोई ऐसा मिश्रण है जहां पर आप देखें अलग अलग जो उसके घटक है, मान लीजिए ये मिश्रण है, उसके अलग अलग घटक है, आपने उसके गुणों को इकट्ठा करके एक नया पदार्थ बना दिया, तो ये तो पहले से ही था, आपने केवल उसके अलग अलग पार्ट्स को निकाल कर दिखा दिया कि अलग है, जबकि ये पहले से उपस्थित था, तो ये नया उत्पादन नहीं माना जाएगा। साथ साथ ज्ञात उपकरणों की मात्र आप व्यवस्था को परिवर्तित कर दें या नए तरीके से उसको दिखा दें, तो वो स्वतंत्र काम नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें 3 जो एक तरह से भाग है उसका जो जी हिस्सा है उसको हटा दिया गया है। कृषि या बागवानी की जो विधि है उसके संदर्भ में आपको एक तरह से नई आविष्कार के संदर्भ में कोई भी पेटेंट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार इलाज की अलग अलग प्रक्रियाएं जो मनुष्य या पशु के संदर्भ में है, जिनका उपयोग हमें मालूम है, केवल उनके आर्थिक उपयोग या अन्य प्रकार से उत्पादन बढ़ा पा रहे हैं, बीमारी हटाकर उसको नया आविष्कार मान लें, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें अलग अलग प्रकार की जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो पौधे और जानवरों के संदर्भ में है, उससे अगर किसी प्रकार के बीज, किस्म या प्रजातियां बनती हैं तो वहां पर भी प्रक्रियाओं को एक तरह से नई आविष्कार नहीं माना जाएगा। कोई गणितीय या व्यावसायिक विधि या कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिथम की बात करें जो पहले से ही है, उसका कोई नया परिवर्तन, वो भी आपके नए आविष्कार में नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य, उनके संदर्भ में भी आप देखें कोई पेटेंट की स्थिति नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया आप देखें प्रमुख रूप से कॉपीराइट में जाती हैं। साथ साथ केवल योजना, नियम या मानसिक कार्य या कोई खेल की विधि है उसको एक तरह से आप चाहें कि उसका पेटेंट हो जाए, संभव नहीं है। किसी तरह की आप जानकारी को अलग तरीके से प्रस्तुत करके नया आविष्कार बता दें, वो भी नहीं हो सकता है। साथ साथ अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं, आईसी लेआउट, इसकी जो टोपोग्राफी है वो जिसके पास पेटेंट है उसमें कुछ परिवर्तन करके नया पेटेंट आप नहीं ले सकते हैं। और जो भी पारंपरिक ज्ञान है जो एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग जनजातियों के पास है, किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के पास है, उसके आधार पर आप उन गुणों को इकट्ठा करके किसी पारंपरिक ज्ञान को नया आविष्कार बता दें, ये भी एक तरह से नहीं स्वीकार्य है। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारी पहल के संदर्भ में आपके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।